हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश बोर्ड का अध्ययन शुरू कर दिया है और उत्तर प्रदेश बोर्ड के कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान में हमने भूगोल विषय की शुरुआत की है। भूगोल की जो किताब आप और हम लोग इस्तेमाल करते हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड में, उसका नाम है पृथ्वी और हमारा जीवन। पृथ्वी और हमारा जीवन के अंतर्गत हम लोग अध्याय नंबर 5 तक पहुंच चुके हैं, यानी हमारा पाठ क्रमांक 5। पाठ क्रमांक 5 का नाम है भारत में उद्योग धंधे। भारत में उद्योग धंधे के अंतर्गत हमने एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट था, उद्योगों के प्रकार, वो कर लिया है। आज बारी आती है दूसरे टॉपिक के बारे में चर्चा करने की। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग वो उद्योग होते हैं जो लोग घरों में लगाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े होते हैं, ज़्यादा निवेश वगैरह नहीं होता है। और जानना है कि कितना निवेश होता है तो क्या क्या लगता है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में भी बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो हमारे इन सभी वीडियो को magnetbrains.com जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पर भी देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, या आप चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर भी इन वीडियो का बिल्कुल आनंद उठा सकते हैं। तो आप जो भी आपको उचित लगे वहाँ से इन वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों जगह पर ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनाए गए। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की जिसका नाम है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग या यूँ कहे छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं, घरेलू उद्योग होते हैं, और लघु उद्योग नहीं होते। लघु उद्योग दूसरे होते हैं जिसमें छोटे सामान का बनाया जाता है, लेकिन कुटीर उद्योग का संबंध ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादन से, वो चीज़ें जिसमें अलग से जो रॉ मटेरियल होता है उसको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लोग खुद जंगलों से जाकर रॉ मटेरियल तैयार कर लेते हैं, यानी बहुत कम निवेश लगता है। जहाँ पर खुद घर के ही लोग, परिवार के ही लोग श्रमिक का काम करते हैं, वो खुद श्रमिक होते हैं, खुद ही काम करते हैं और खुद छोटा मोटा काम करके चीज़ें तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं जो है कुटीर उद्योग। जैसे ये उद्योग श्रमिक अपने घरों में ही स्थापित करते हैं। ये जो उद्योग होते हैं ये श्रमिक जो होते हैं, जितने भी जो भी काम करने वाले, वो खुद अपने घरों में स्थापित करते हैं। इनमें जूट उद्योग, लकड़ी का उद्योग, बांस का उद्योग, बेत का उद्योग, बांस, बेत, पीतल के बर्तन बनाना, और पत्थर, ये जो सारी चीज़ें, जो जूट इकट्ठा करना, लकड़ी, बांस, बेत, पीतल, पत्थर, ये सब चीज़ें जो हैं ये कच्चे माल के रूप में उपयोग होती हैं। तो इनका कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं और इन्हीं सब चीज़ों से वो कुछ चीज़ें बनाते हैं। कौन सी चीज़ें बनाते हैं? जैसे वो खादी की चीज़ बनाएंगे, जैसे हथकरघा की चीज़ बनाएंगे, जो हथकरघा यानी जो हाथ से बनाई जाती है, जो, और चर्म उद्योग, चमड़े की चीज़ें बनाना, कालीन बनाना, दरी की बुनाई करना, साड़ियों पर कढ़ाई करना, रस्सी बनाना आदि उद्योग इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा कुक्कुट पालन, जो मुर्गियों का पालन होता है, वो भी इसमें आता है। मधुमक्खी पालन आदि इस उद्योग के उदाहरण है। इसमें ज़्यादा खर्च नहीं होता है, घर के लोग ही थोड़ा मोड़ा इनकम कर सकते हैं। वो सारी चीज़ कुटीर उद्योग में ही आती है। आप चाहे तो रेशम का कीट का पालन भी कर सकते हैं। कुटीर उद्योग की क्या खास विशेषता है? कुटीर उद्योग की एक खास विशेषता है कि ये उद्योग ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये उद्योग किसकी आवश्यकता को पूरा करते हैं? ग्रामीण जितने भी लोग हैं वो अपनी आवश्यकता के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो ये ग्रामीणों की आवश्यकता का पूरा करते हैं और ये स्थानीय कच्चा माल, श्रम और मशीनों का प्रयोग करते हैं। यानी जो आसपास कच्चा माल मिलता है, ऐसा नहीं कि भाई कोई ऐसी चीज़ बनाना शुरू कर दिया किसी गांव वाले ने जो बहुत दूर मिलता हो कच्चा माल, तो ये वही चीज़ बनाना पसंद करते हैं जो गांव के आसपास आसानी से और सस्ते दाम में मिल जाए या सीधे जंगलों से मिल जाए। तो ऐसी चीज़ें जो आसपास स्थानीय कच्चा माल होता है उसी से संबंधित चीज़ें बनाते हैं, और श्रम भी आसपास से और मशीनों का प्रयोग भी वैसे ही करते हैं जो आसानी से उपलब्ध हो जाए सस्ते में। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं कर सकते। जैसे तिलहनों से तिल निकालना, जैसे मान लो तिलहनों से तिल, या जैसे मान लो ग्राउंड नट है, मूंगफली है, मूंगफली से कच्ची घानी का तेल निकालना या तिल्ली का तेल निकालना, जो तिलहन की फसलें होती हैं इनसे तेल निकालना,
पहले गांव में बहुत पहले होता था ये, अब तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की वजह से वो सारे धंधे जो है वो चौपट हो गए। लेकिन प्योर जो ऑयल मिलता था पहले, कहीं गांव में पहले मिलता होगा, तो अब वो लगभग इंडस्ट्री के आने की वजह से वो ख़त्म हो चुका है। और आजकल तो बहुत सारे सरकार ने नॉर्म बना दिया ना कि भाई आपको सर्टिफिकेट चाहिए, प्योरिटी चाहिए, आपकी क्वालिटी चेक होती है, सब कुछ केमिकल नहीं मिलाना है। तो ये लोग मिलाते भी होंगे तो किसको पता। लेकिन एक एजेंसी है जो एक काम करती है, उसको बोलते हैं FSSAI, जो ये काम करती है कि क्वालिटी चेक करती है। तो अगर किसी की क्वालिटी में कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप चाहे तो कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन पुराने समय के लोग बहुत प्योर चीज़ इस्तेमाल करते थे, इससे बिल्कुल भी मना नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं ये जो कुटीर उद्योग है इसमें भी ऐसा था कि वो हाथ से या बेलों से होता था, बेलों से करते थे वो, तिलहनों से तेल निकालना, गेहूं को पीसना ये पुराना काम होता था। घट्टियाँ होती थी बड़ी बड़ी, वो हाथ से चलाते थे। रेशम के कीड़ों का पालन करना ये भी ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, आज भी भारत में होता है। और ये सब ग्रामीण उद्योगों के उदाहरण हैं, जो ग्रामीण उद्योग कुटीर उद्योग कहलाते हैं। आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कुटीर उद्योग के बारे में। अब बात करते हैं कुछ कुटीर उद्योग की और उनमें इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की। ये तालिका आपकी पुस्तक में दी गई है, लेकिन उसमें केवल एक चीज़ इस्तेमाल की गई है, मेरे ख्याल से चाय या मिट्टी का घड़ा, जो भी एक एग्जाम्पल में दिया गया है। लेकिन उन्होंने बाकी चीज़ खाली छोड़ी थी, तो हमने उसमें 4 एग्जाम्पल भर दिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई ये ऐसे तालिका को भरा जाता है। तो जैसे हमने 4 यहाँ पर रखे हैं। पहला है जैसे कुटीर उद्योग का नाम बताओ, तो हमने कुटीर उद्योग का नाम बताया, रेशम का उत्पादन एक कुटीर उद्योग है। तो रेशम के उत्पादन में रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है, ये कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होते हैं। तो जो रेशम बनता है वो रेशम के कीड़ों, जिसको हम लोग कोकून बोलते हैं, उसी से होता है। दूसरा है चाय का उत्पादन। चाय का उत्पादन कहाँ से होता है? चाय के बागानों से प्राप्त होती है पत्तियाँ, उन्हीं से चाय का उत्पादन होता है। अब कौन से खेती का, ये जो हम पढ़ रहे हैं, किसका उत्पादन कैसे हो रहा है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं कि भाई चाय कैसे बनाई जाती है, चाय का उत्पादन जो है कैसे होता है, रेशम का उत्पादन, रबर का उत्पादन कैसे होता है, ये हम लोग प्रोसेस समझाएंगे अभी। मिट्टी का घड़ा बनाना, तो मिट्टी के घड़े के लिए क्या, दोमट मिट्टी कच्चे माल के रूप में उपयोग करना है। जैसे रबर का उत्पादन है, तो रबर का उत्पादन, रबर के पेड़ से दूध निकालना, रबर का जो पेड़ होता है उससे दूध निकलता है, उस दूध को जो है ये रबर में कन्वर्ट कर देता है। आपने कभी सोचा है कि इतने सारे टायर आते हैं, हम लोग जो गाड़ियों में टायर इस्तेमाल करते हैं, काई से बनते हैं, ये सब रबर से बनते हैं, और रबर वो पेड़ों से निकलता है। तो किसी को लगता है ना कि चमड़े से बनते हैं, उससे नहीं बनते, ये रबर से बनते हैं। तो ये रबर को जो निकाला जाता है वो पेड़ों से निकाला जाता है। और दुनिया का तीसरा या चौथा सबसे बड़ा रबर का उत्पादन जो है भारत में होता है, सबसे ज़्यादा दुनिया में। तो काफ़ी आगे हम लोग, मलेशिया, इंडोनेशिया हमसे भी आगे हैं, लेकिन भारत चौथा या तीसरा नंबर पे आया था, कभी तीसरे पे भी आ सकता है, लेकिन चौथा तो है ही कि चौथे नंबर का दुनिया का सबसे बड़ा रबर का उत्पादक है। और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ पर रबर के पेड़ मिलेंगे आपको। आगे बात करते हैं, अब एक एक करके कुछ उद्योगों की विशेषता समझ लेते हैं। जैसे रेशम उद्योग की विशेषता क्या होती है, रेशम का जो उद्योग है वो कहाँ पर है। ये रेशम के उद्योग आपको झारखंड, बिहार, कुछ उत्तर प्रदेश में यहाँ पर मिल जाएँ, क्योंकि जहाँ पर जनजातियाँ कहाँ जहाँ मिलती है, वहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा क्लाइमेट भी मिल जाता है, तो वहाँ पर रेशम के कीड़ों का उत्पादन किया जाता है, तो रेशम के कीड़ों को पाला जाता है। यह कृषि आधारित स्थायी लाभप्रद कुटीर उद्योग है, एक प्रकार की खेती ही है, और हमेशा ही स्थायी, हमेशा करते रहना। ऐसा नहीं कि इसमें लॉस नहीं होता कि भाई ख़त्म हो गया, कल अगले बार होगा कि नहीं होगा। तो ये पेड़ लगा लिया तो वो रेशम इस पर आता रहता है, रेशम आप लगा सकते हैं, उगा सकते हैं, पाल सकते हैं। इस उद्योग में कम लागत में शीघ्र उत्पादन प्रारंभ किया जा सकता है। बहुत कम लागत लगती है, पेड़ तो लगाना है, तो पेड़ों का लगाने के बाद कम लागत में ही उत्पादन अच्छा मिल जाता है, और रोजगार सृजन की भरपूर संभावना होती है। तो इस सेक्टर में रोजगार काफ़ी मिल सकता है, क्योंकि इतने सारे रेशम के इतने सारे पेड़ लगाएंगे। और खाली रेशम का नहीं, अर्जन का पेड़ भी लगा सकते हैं। अर्जन के पेड़ पे भी जो फल उगते हैं वो भी काफ़ी काम के औषधि पौधे हैं, उसमें भी रेशम के उत्पादन किया जा सकता है। अभी कुछ साल पहले ऐसा हुआ था कि कुछ जगह पर लोगों ने अर्जन के पेड़, भाई आप रेशम के पेड़ तो लगाते हो रेशम के उत्पादन के लिए, अर्जन के पेड़ भी लगा सकते हो, उससे भी जो है वहाँ पर भी आप कोसे का उत्पादन, सिल्क का उत्पादन कर सकते हैं, पाल सकते हैं उसको। विशेषकर महिलाएँ जो हैं, अब ये जो सिल्क इंडस्ट्री है, यानी ये जो रेशम का उपयोग है, उद्योग है, ये इसकी विशेषता यह भी है कि ये ऐसे लोगों को भी काम पे लगा सकता है जो अपना समय जो है बस टाइम पास निकाल रहे हैं, जैसे क्योंकि उनके पास काम नहीं है। तो जो ज़्यादातर घर की महिलाएं होती है, उनके पास घर के काम के अलावा अगर वो फ्री बैठी हुई है तो उसको यूटिलाइज कर सकता है। ऐसा कहने का मतलब, मैंने टाइम पास या फ्री से ऐसा मतलब नहीं कि कुछ करना नहीं चाहते, उनके पास कुछ काम नहीं होता है, इसलिए उनको फ्री बैठना पड़ता है मजबूरी में। तो महिलाएं क्या कर सकती हैं, महिलाएं भी इस काम में हाथ बटा सकती है, तो ऐसे में उनको भी रोजगार मिल जाएगा,
और अगर महिलाओं को रोजगार मिल गया तो कितनी बड़ी बात होगी। बात ये होगी कि वो स्वावलंबी बन जाएंगी, उनको किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। अब जो वो दबाव जो महिलाएं सहन करती थी पुरुष वर्ग का, वो भी खत्म हो जाएगा। ऐसे में अपनी खुद की आइडेंटिटी अगर बनानी महिलाओं को, तो ये एक तरीका है कि वो खुद जो है रोजगार में लगे। तो महिलाओं के श्रम एवं समय के सदुपयोग के साथ साथ उन्हें स्वावलंबी बनाने में भी सहायक है रेशम का उत्पादन। तो रेशम का उत्पादन इन चीज़ों में भी काम आता है। नेक्स्ट है, जैसे रेशम का उत्पादन कैसे होता है। अगर आपको रेशम का उत्पादन जानना है तो प्रोसेस समझ लेते हैं। सबसे पहले रेशम का शहतूत का पेड़ लगाते हैं। शहतूत का जो पेड़ होता है उसको उगाते हैं, या अर्जुन की खेती कर लो। अर्जुन का जो पेड़ होता है, कहीं अर्जुन लिखा कहीं अर्जुन लिखा, तो अर्जुन का पेड़, शहतूत का पेड़, इसको लगाते हैं। इसकी खेती की जाती है पेड़ों की। इन्हीं पेड़ों पर, जैसे ये तो शहतूत का फोटो दिख रहा है आपको, ये शहतूत का पेड़ है। इन्हीं पेड़ों पर किसको पाला जाता है? रेशम के कीट का पालन होता है। ये पालन होता है। अर्जुन के पेड़ पर भी ध्यान रखना, अर्जुन के पेड़ पर भी शायद जो है रेशम का पालन किया जा सकता है। और कोसा का उत्पादन होता है, सिल्क का उत्पादन होता है। जो सिल्क, कोसा, टसर अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो सिल्क जो निकला, वो रेशम जो निकला, उससे हम लोग रेशम के धागे बना सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। लेकिन होता क्या, ये होता है कोकून, इसको बोलते हैं हम लोग कोकून। रेशम के पेड़ पर, शहतूत के पेड़ पर ये जो आपको कीड़े दिखाई दे रहे हैं, रेशम के कीड़े इनको बोलते हैं, लेकिन इनको कहा जाता है कोकून। होता क्या है, ये एक तरह का लिक्विड, तरल पदार्थ छोड़ते हैं। तरल पदार्थ छोड़ते हैं कौन? ये कीड़े। उसी एक्चुअल में उसी पदार्थ को कहा जाता है कि कोकून। तो वो तरल पदार्थ छोड़ते, वो तरल पदार्थ छोड़ते छोड़ते पूरा तरल जो है उनके शरीर में आसपास लिपट जाता है, इन कीड़ों के आसपास लिपट जाता है। फिर करते क्या, जब वो लिपट जाता है तो इनको गर्म पानी में गर्म करते हैं, गर्म पानी में उबालते हैं। उबालने के बाद जो आसपास लिक्विड डला हुआ है, जो सूखने के बाद क्या हो जाता है, सूखने के बाद धागे के समान हो जाता है। तो गर्म पानी में उबालने से क्या होगा, वो जो धागे हैं वो अलग हो सकते हैं। किससे? रेशम के कीट से। तो गर्म पानी में उबालने से रेशम के धागे जो है कोकून में जो लगे होते हैं, जो रेशम जो होता है, रेशम धागा अलग किया जाता है, अलग किया जाता है। इस प्रकार उनके शरीर से जो लिक्विड निकलता है वही रेशम बन जाता है। फिर उसको आप धागे के फॉर्म में इस तरह से बना सकते हैं। और अलग अलग क्वालिटी का होता है। टसर होता है, जैसे कोसा भी होता है, कोसा सिल्क, टसर सिल्क। तो ये जो सिल्क होता है, जो आपका रेशम होता है, वो इस तरीके से निकाला जा सकता है इन कीड़ों से। इन कीड़ों के बाहर जो, या ये कह लो कि जैसे हमारे बॉडी से पसीना निकलता है, लिक्विड ही होता है ऐसा, वैसे उनके शरीर से निकलता है कोकून। तो कोकून, इसको भी कोकून कहते हैं, और जो पदार्थ निकलता है उसको कोकून कहते हैं। तो उसी से हम लोग क्या बना सकते हैं, आराम से आप रेशम का उत्पादन कर सकते हैं। और भारत में काफ़ी अच्छी क्वालिटी का रेशम का उत्पादन किया जाता है। भारत में रेशम के उत्पादन का जो स्पीड पकड़ी थी हम लोगों ने, वो अंग्रेजों के शासनकाल में बहुत तेज हो गया था, क्योंकि विदेशों में मांग थी हमारे यहाँ के रेशम की। अब नेक्स्ट बात करते हैं चॉकलेट बनाने की प्रक्रिया। ये मशीन देख रहे हैं आप, ये चॉकलेट बना रहे हैं। ये बड़े बड़े चॉकलेट जो मार्केट में आप चॉकलेट लेकर के आते हो मार्केट से, वो आखिर बनता कैसे होगा? चॉकलेट की खेती की जाती है, और चॉकलेट जिस चीज़ से बनता है वो बनता है कोको से। कोको का एक फल होता है। ये फल जो होता है, इसकी ऊपरी परत को पहले छील लेते हैं, फल की ऊपरी परत को छील लेते हैं, और फिर उसका जो बीज है उसको निकाल लेते हैं। बीजों को क्या करते हैं, फिर धूप में सुखाया जाता है। सुखा दिया, उसको बिल्कुल कड़क हो जाते हैं, सूख जाते हैं। उसके बाद सूखे हुए बीज को बोरे में भर के जहाज के द्वारा बाहर भेज दिया जाता है, जहाँ पर वो फैक्ट्री है जो बनाती है चॉकलेट। अब चॉकलेट फैक्ट्री में जाने के बाद बीज को पीसते हैं, और पीसकर तरल पदार्थ में मिला देते हैं, और जिससे कि वो पाउडर टाइप का तरल जैसा बन जाता है, मतलब एक लिक्विड टाइप का बन जाता है। और इस तरल पदार्थ में चीनी, दूध मिला करके उसको और गाढ़ा किया जाता है, और एक पट्टी बनाई जाती है, गाड़ के सुखा कर एक पट्टी बनाई जाती है। जैसे चॉकलेट होता है, चॉकलेट भी एक स्ट्रिप जैसी होती है, पट्टी बनाई जाती है, और अंत में चॉकलेट तैयार कर लिया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया में सबसे अच्छा क्वालिटी का जो चॉकलेट होता है वो होता है बेल्जियम का, बेल्जियम मेड चॉकलेट। दुनिया में सबसे ज़्यादा चॉकलेट का उत्पादन बेल्जियम नाम का देश करता है, जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इस देश की अर्थव्यवस्था को चॉकलेट इकोनॉमी भी कहते हैं, चॉकलेट पर आधारित अर्थव्यवस्था। तो दो बड़े बड़े चॉकलेट मार्केट में आप देखते हो, उनमें आप ढंग से रेपर में पढ़ के देखना, हो सकता है किसी न किसी चॉकलेट में तो लिखा होगा बेल्जियम मेड चॉकलेट, क्योंकि यहाँ की चॉकलेट पूरी दुनिया में फेमस है। आपने बहुत सारे चॉकलेट का नाम सुना होगा, जैसे किटकैट, डेयरी मिल्क वगैरह।
तो ये सब चॉकलेट कैसे बनते हैं, ये प्रक्रिया उनकी कोको से बनते हैं। ये ध्यान रखना, ये शब्द ध्यान रखना, चॉकलेट कहाँ से बनता है, कोको फल से बनता है। तो और ये बाकी मशीनों से तैयार कर लिया जाता है, तो मशीनें बहुत आसानी से इसको बना सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं जूट की खेती कैसे होती है। जूट क्या होता है, ये आप देख पा रहे हैं, ये जूट दिखाई दे रहा है आपको। जूट की खेती ऐसी कुछ होती है, भारत के पश्चिम बंगाल में ही जूट की खेती होती है। तो ये किसान है जो जूट एकत्रित करती महिलाओं को बताया गया है यहाँ पर। जूट की खेती भारत के पश्चिम बंगाल में होती है और दुनिया में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन बांग्लादेश और भारत ही करते हैं। और पूरे बंगाल वाले रीजन में ही जूट का उत्पादन होता है, वहाँ की जलवायु ऐसी ही है। सबसे पहले तो जूट जब तैयार हो जाता है, जब पक जाता है, तो पक जाने के बाद उसको पानी में सड़ाया जाता है। पकने के बाद जूट को इकट्ठा कर लो, जैसे कि इन महिला ने इकट्ठा किया है, तो इसको पानी में सड़ा लो। पानी में सड़ाने के बाद जो छाल है या रेशा जो है वो निकाल लेते हैं जूट में से। छाल और रेशा को अलग कर लो, फिर रेशों को अलग अलग भागों में बांटना शुरू कर दे। राशियों को बांट लो और रेशों के बांटने के बाद उनको जो भी बुनाई टाइप का जो होता है, जो हाथ से होता है, मशीनों से होता है, उन रेशों से जूट का माल तैयार किया जाता है और फिर जूट का माल दुनिया में निर्यात भी किया जाता है। अगर आपके पास जूट की कोई भी चीज़ है तो आप आराम से समझ जाओगे इस चीज़ को। इससे क्या क्या बनाया जाता है, जूट से बोरे बनाए जाते हैं। घर में इस्तेमाल होने वाले बहुत सारे बोरे जूट के बनते हैं। जूट की टाटपट्टियाँ बनाई जाती हैं, जूट की रस्सियाँ बनाई जाती हैं, और इसके अलावा और भी चीज़ों में काम आता है जूट। जैसे कपड़ा उद्योग में भी कई सारी चीज़ें जूट की बनती हैं। तो अगर आपके घर में कोई ऐसी चीज़ है जो जूट से निर्मित है, या रस्सी ही देख लो, जिसको हम लोग आम भाषा में सूतली कहते हैं, या कुछ लोग भाषा में, अपनी भाषा में उसको बंगाली डोरी के नाम से भी जानते हैं। जो डोरी होती है जो, या फिर जो हम लोग दिवाली के टाइम पे बम इस्तेमाल करते हैं ना, जिसमें लपेट के होता है, उसको मुझे नहीं पता आपके यहाँ पर उसे क्या बोलते हैं, लेकिन वो सूतली बम या बम जो होता है, रस्सी से बना हुआ बम जो होता है, वो जो रस्सी में लपेटा, तो वो रस्सी जो होती है वो जूट से बनती है। एक बार उस रस्सी को निकाल करके उसको ऐसे ऐसे तोड़ के देखना, उसमें से आपको रेशे निकल जाएंगे। वो रेशे ये हैं, रेशों में बांट के फिर उन रेशों को गूथा जाता है और गूथने से माल तैयार होता है। और वही माल दुनिया के किसी भी देश में भेज सकते हैं जहाँ ज़रूरत है। पूरी दुनिया को ज़रूरत पड़ती है, हमें खुद ज़रूरत पड़ती है। अब जूट से कौन कौन की वस्तुएं बनाई जाती है उसका नाम लिखो। तो जैसे नंबर 1, बोरे बनाए जाते हैं जूट के, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बोरे के अलावा टाट पट्टियाँ, पट्टी, स्कूलों में जिन पर बच्चे बैठते हैं, जिन स्कूलों में टेबल या बेंच वगैरह नहीं होती है, वो स्कूलों में, बहुत सारे शासकीय स्कूलों में, अगर आपको बैठने के लिए जगह है चाहिए तो आप टाट पट्टियाँ भी बिछाकर बैठ सकते हैं। वो लंबी लंबी होती है, कुछ लोग भोजन करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इनको बिछाने का, तो ये भी उसी चीज़ से बनती हैं। कपड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग में भी इस्तेमाल करते हैं, और ऐसी कई रस्सियाँ बनाने में। तो इन जगह पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई ये जो जूट का उत्पादन है ये हमारे लिए कितना अहम है। और दुनिया के जूट के टॉप प्रोड्यूसर जो है दुनिया में, टॉप पे कौन है, बांग्लादेश और भारत दुनिया के सबसे बड़े जूट के उत्पादन के देश है, बांग्लादेश और इंडिया दोनों। और भारत में पूछा है तो भारत में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन कहाँ होता है, तो भारत में भी सबसे ज़्यादा की पूछे तो आपका उत्तर क्या होगा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में। दोस्तों इन चीज़ों को इस तरह से रट लो कि राज्य, जब भी कोई राज्य का नाम दिमाग में, आप अपना इस तरह का तैयारी करो, इस तरह की पढ़ाई करो कि आगे बहुत काम आ जाए। जैसे पश्चिम बंगाल बोला, बोलते से दिमाग में नाम आज याद होना चाहिए कि भाई पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी। तो ऐसे इसको कनेक्ट करोगे तो आपको राज्य बड़े इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो जाएंगे। जैसे मैं जैसे उत्तर प्रदेश बोलता हूँ तो आपको योगी आदित्यनाथ साहब का फेस आ जाना चाहिए कि भैया वहाँ के मुख्यमंत्री वो है। धीरे धीरे गवर्नर भी याद करना शुरू कर लेंगे आप। तो इससे क्या होगी, आपकी जो समझ है, पॉलिटिकल समझ भी, नॉर्मल समझ भी जो है, आम आदमी की समझ जो होती है वो भी विकसित होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप भविष्य में एक एग्जाम वगैरह, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको ये चीज़ें वहाँ पर यूज टू लगेगी कि यार वो तो पढ़ा हुआ है, हमने पहले भी पढ़ा है। नेक्स्ट है चाय उद्योग। चाय कैसे बनती है, चाय का कैसे लीफ बनाए, ये जो लीफ होती है, पत्तियाँ होती है, इससे चाय का उत्पादन कैसे होता है। दोस्तों ये चाय बागान का फोटो है, और चाय बागान भारत में सबसे ज़्यादा चाय बाग की खेती जो होती है वो होती है असम में। असम में, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। तो वहाँ पर ज़्यादातर काम जो होता है, क्योंकि बहुत बारीक काम होता है इसलिए मशीनों का उपयोग तो किया जाता ही है, लेकिन साथ में कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान के बिना नहीं हो सकते।
जैसे पत्तियों को चुनना, ये जो महिलाएं पत्तियां चुन रही हैं, क्योंकि सारी पत्तियां नहीं तोड़ते, हो सकता है जो चाय के लायक पत्तियां हो या जो सूख गई हो या जो पक गई उसको तोड़ते हैं। तो ऐसे पत्तियों को चुन चुन के अपना जो टोकरा पीछे डाला हुआ है उनने उसको भर लेते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, पत्तियाँ चुनने के बाद पत्तियों को सुखाया जाता है। पत्तियों को सुखाने के बाद पत्तियाँ छाँट कर किस्में तैयार की जाती है, अलग अलग किस्म की, अच्छी है तो अच्छी, खराब है तो खराब, उस तरह की, या कम से कम, और फिर डिब्बों में भरी जाती हैं। पत्तियाँ जो होती हैं उन्हीं पत्तियों से वो चाय जो है बनती है, और चाय का निर्यात किया जाता है। चाय पूरे देश में भी मिलती है। और मैं आपको बता दूं कि भारत में सबसे पहले चाय का जो हमने काम शुरू किया था वो असम घाटी में किया था, असम घाटी। और मैं आपको बता दूं दुनिया में सबसे पहले चाय पीना किसने शुरू की थी? चाय पीना दुनिया में सबसे पहले चीन ने शुरू किया था, चीन ने। तो भारत काफ़ी चाय उत्पादित करता है। दुनिया में काफ़ी ज़्यादा चाय का जो निर्यात करने वाला देश है वो हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका है। वहाँ पर भी चाय की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो चाय को एक औषधीय पेय के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं? औषधीय पेय, औषधीय पेय के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखना, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है चाय। तो पत्तियों को सुखाया गया, पत्तियों को छाटा गया, डिब्बों में भर के चाय को निर्यात कर लिया गया। और भारत में सबसे महंगी जो चाय होती है, भी देखना, दार्जिलिंग में सबसे महंगी चाय होती है। दार्जिलिंग जो एरिया है वहाँ की जो चाय है वो काफ़ी फेमस है, क्योंकि वो बहुत महंगी होती है इसलिए। और महंगी होती है तो कितनी महंगी होती है, इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि दुनिया की सबसे महंगी चाय जो होती है वो कहाँ पर बनती है। दार्जिलिंग में जो चाय बनती है उसकी कीमत क्या है, कहाँ आपको पढ़ने को मिलता है। गूगल पर भी जाकर आप सर्च कर सकते हैं, तो आपको कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी। तो जल्दी से जल्दी अपने कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर लिख के जरूर बताएं कि दार्जिलिंग की जो चाय है वो कितनी महंगी है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। जो लोग क्वेश्चन का उत्तर देंगे, अगले वीडियो में मैं आपके नाम से आपको संबोधित करूंगा और आपकी बात भी करूंगा कि भाई इन्होंने पता लगाया। क्योंकि हम एक साथ जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक सेशन जो है वो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो चीज़ें समझ में आ रही है उसके बारे में, और जो चीज़ आपको अलग से पढ़ना है उसके बारे में ज़रूर बताएं। और अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है वीडियो तो बिल्कुल हमें अप्रिशिएट जरूर करें, और साथ ही साथ ये भी बताएं कि भाई आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। देखो नेक्स्ट जो हमारा रबर का उद्योग, रबर का उद्योग कैसे, रबर उद्योग जो है वो कैसे क्या काम करता है, रबर का उत्पादन कैसे होता है। तो रबर उद्योग में क्या हो रहा है, रबर का उत्पादन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। ये इंसान को देखो आप, ये इंसान क्या कर रहा है, ये पेड़ को यहाँ से काटा, इन्हें हल्का सा काटा और कट लगा करके जो है यहाँ से एक दूध निकल रहा है, व्हाइट कलर का दूध निकल रहा है। इसने यहाँ पर बांध के रखा हुआ है पात्र जिसमें वो इकट्ठा हो रहा है। तो रबर का जो वृक्ष है उससे सबसे पहले क्या करते हैं, कट लगा करके दूध निकालते हैं। अब ये दूध में को गर्म करके उसमें कुछ रसायन डालते हैं और फिर फाड़ देते हैं उसको। हो सकता है कोई खट्टा रसायन, नींबू जैसा कुछ रसायन, सिट्रिक एसिड या डाल के उसको फाड़ते हैं। दूध को फाड़ने के फटे हुए दूध के तत्व छान कर सुखाया जाता है, उसको सुखाते हैं। फिर सुखाने के बाद रबर की पतली हो या मोटी जैसी भी हो, चादरें ऐसी पतली पतली ऐसी लंबी लंबी चादरों का निर्माण किया जाता है। उसी रबर को लेयर बना बना के टायर तैयार किया जाता है। तो वस्तु का निर्माण भी ऐसे कर सकते हो। रबर की जितने भी वस्तुएं आपके सामने के जीवन में आप इस्तेमाल करते हैं, और विद्यार्थी तो अक्सर इरेजर का इस्तेमाल करता है, रबर का इस्तेमाल करता है, वो भी इसी तरह का कुछ चीज़ है। हर वो चीज़ जो रबर से बनती है वो इस तरीके से बनती है। तो रबर के उत्पादन में भारत में कर्नाटक में बहुत उत्पादन होता है। कर्नाटक में टॉप पे है वो राज्य हमारा देश में। वहीं अगर दुनिया की बात की जाए कि दुनिया में कौन कौन से देश उत्पादन करते हैं, तो दुनिया में मलेशिया और इंडोनेशिया दो जो देश हैं, यहाँ पर बहुत होता है। इंडोनेशिया, यहाँ पर रबर का उत्पादन बहुत होता है। भारत भी 4th प्लेस पे आता है। भारत कभी तीसरे कभी चौथे, वैसे ज़्यादातर चौथे पे ही पढ़ने को मिलता है, 4th प्लेस पे आता है। इसका मतलब भारत में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रबर मिलता है, और ज़्यादा मात्रा में मिलता है। जो अगर ज़्यादा मात्रा में मिलता है ना हमारे यहाँ पर, तो जो टायर हम लोग खरीदते हैं सस्ते हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जितनी डिमांड होती है ना मार्केट में, अगर सप्लाई उतना नहीं हो तो रेट बढ़ ही जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कहवा बनाने की। कहवा मतलब होता है दोस्तों कॉफ़ी, चाय। कुछ लोग चाय पीते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी पीते हैं। तो जो लोग चाय पीते हैं, जो कॉफ़ी पीते हैं, उनको पता होना चाहिए कि चाय कैसे बनती है, कॉफ़ी का जो प्रोडक्ट हो कैसे बनता है। तो सबसे पहले तो ये कॉफ़ी का एक फल, कहवा का फल होता है, कहवा, उसको पेड़ से तोड़ते हैं क्योंकि इसकी खेती की जाती है।
फल जो है वो काट कर बीज निकाल लेते हैं, उस फल को काटा जाता है और उसके अंदर से बीज निकलता है काले रंग का, काले या फिर वो ऐसा बोल सकते हैं कत्थई रंग, काले रंग का, डार्क रेड कलर का जो होता है वो आप निकाल लो, उस बीज को निकाल जाते हैं। फिर क्या होता है, बीज को धूप में सुखाते हैं, नमी होती है उसमें इसलिए सुखाते हैं। सूखने के बाद सूखे हुए बीज को बोरे में भर के निर्यात कर देते हैं उस जगह पर जहाँ पर कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है, जो कंपनी है जैसे नेस्कैफे या दूसरी कोई कंपनी है। बीजों को पॉलिश करके आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लाया जाता है। बीजों को पॉलिश कर लिया आपने, पॉलिश करके पी या फिर उसको पीस करके पाउडर बना करके आप कॉफ़ी पाउडर के रूप में सप्लाई कर सकते हैं। बीजों को भी सप्लाई कर सकते हैं, बीज भी मार्केट में बिकते हैं। तो कॉफ़ी का इस तरह से उत्पादन होता है दोस्तों, समझ में आएगी बात। तो जो कॉफ़ी आप पी रहे हो वो किसी न किसी प्रकार की खेती से निकल के आई। अब एक और ख़ास चीज़ जो हर दिन प्रतिदिन आपकी सब्जियां, आपका जो स्वाद है उसके बिना अधूरा है, वो है नमक। नमक का इस्तेमाल ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो नहीं करता है, नमक का इस्तेमाल सभी लोग करते हैं। तो आखिर ये नमक बनता कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि नमक की बात कर रहे हैं आप, वाइट वाला नमक जो मैं बात कर रहा हूँ उसकी बात करें तो वो बनता है समुद्रों से, समुद्र से बनता है और झीलों से भी, खारे पानी की झील से भी बनता है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं काले नमक, सेंधा नमक की बात करें तो सेंधा नमक जो होता है वो चट्टानों से बनता है। सेंधा नमक चट्टानों से, उसकी एक चट्टान होती है नमक की चट्टान, उससे बनता है। लेकिन जब बात कर रहे हैं आप किसकी, सफ़ेद नमक जो हम लोग खाते हैं उसकी बात करें तो वो बनता है आपके समुद्र से। तो कैसे बनता होगा, ये भाई साहब को देखो जरा, ये ट्रैक्टर लेके कुछ बना रहे, क्यारियाँ बना रहे, दिख रहा है आपको ये इसलिए क्यारियाँ बना रहे क्योंकि ये जो उनका खेत है ये समुद्र के बिल्कुल नज़दीक वाला एरिया है। जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है, क्या आता है, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा मतलब पानी ऊपर चढ़ता है और यहाँ तक आ जाता है, तो यहाँ तक पानी आ जाएगा। तो उससे फिर क्या होगा, जब पानी यहाँ तक आ गया तो ये पूरे जो जितने भी क्यारियाँ बनी है ना ये सब भर जाएगी, भर गई। अब भरने के बाद जब ज्वार भाटा वापस गया तो भरी हुई है, ज्वार भाटा तो वापस, पानी तो वापस चला गया। अब उस पानी को रोकने के लिए मेड़ बना देंगे ताकि अगली बार ये भरे ना। वो जो पानी भरा हुआ है वो धीरे धीरे सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण होकर उड़कर चला जाएगा, लेकिन खाली पानी उड़ता है, नमक नहीं। तो जो खारापन मिला हुआ है उस खारे पानी में वो नमक की वजह से है, उसमें सोडियम क्लोराइड और अन्य तत्व भी होते हैं। तो वो तो पानी तो उड़ गया, लेकिन नमक का जो वाइट नमक जो चीज़ें होती, नमक के जो कण होते हैं वो वहाँ पर बिखरे मिल जाते हैं, उसको समेट लेते हैं। उन नमक के कणों को समेट करके उन्हीं नमक के कणों में आयोडीन मिला करके उद्योगों के माध्यम से आपके घर तक पहुँचाया जाता है ताकि आप उसका उपयोग कर लो। उसमें आयोडीन की मात्रा इसलिए बुलाई जाती है क्योंकि नमक को हम सीधे नमक को नहीं खा सकते, उससे खाने से गले में एक घेंगा रोग हो सकता है, जिससे बचाने के लिए आयोडीन की कुछ मात्रा मिलाई जाती है। इसलिए कई बार आपने सुना होगा ना शुद्ध आयोडीन नमक, ये आयोडीन नमक क्यों बुलाते हैं, क्योंकि आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो पूरा करने के लिए नमक में मिलाया जाता है। तो समुद्र के तट पर कारीगर हो या मजदूर हो, पहले बड़ी बड़ी क्यारियाँ बनाते हैं। ये काफ़ी छोटा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ी बड़ी क्यारियाँ होती है दोस्तों। अब टाटा नमक बनाता है तो कितना बड़ा प्लांट होगा उसका, ये तो एक पर्सनल व्यक्ति का बता रहा हूँ मैं। अकेले इंडिया में जो नमक बनता है वो सबसे ज़्यादा बनता है इधर राजस्थान में, एक झील है सांभर झील, वो भी बहुत खारे पानी की, तो उसमें भी बहुत नमक बनता है। समुद्र से तो बनता ही है लेकिन खारी झील से भी बन जाता है। ज्वार आने पर इन क्यारियों में समुद्र का खारा पानी भर जाता है। जैसे ज्वार भाटा आता है तो ये जो क्यारियाँ होती हैं इनमें पानी भर जाता है। फिर इन क्यारियों की मेड़ों को और ऊंचा कर दिया जाता है, फिर क्यारियों को इतना ऊंचा कर दिया जाता है कि अब और पानी आके इसमें भरे ना, ताकि फिर से ज्वार आए तो पानी ना भर जाए। कुछ दिनों में पानी भाप भरकर उड़ जाता है और क्यारियों की तलहटी में जो तली होती है उसमें नमक बचा रहता है, जिसे आप इसे खोद कर बोरों में भरकर बाजार में पहुंचा सकते हैं। नमक में आयोडीन मिलाया जाता है जो घेंगा रोग से बचाने के लिए उपयुक्त होता है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा एक तरीका है नमक बनाने का। तो नमक बनाने की प्रोसेस भी आप समझ सकते हैं, ये मजदूरों की मेहनत है। इसके चाहे तो आप देख सकते हैं, वीडियो वगैरह डले हुए हैं। दोस्तों अगर आपको ये यूपी बोर्ड के जो वीडियो है आपको सीक्वेंस में यूट्यूब पे नहीं मिल रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए दूसरा विकल्प लाए जिसका नाम है हमारी वेबसाइट magnetbrains.com। आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ जैसे आप जाओगे तो वहाँ पर इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म मिलेगा, जहाँ पर आप अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज लिखे हुए, हमको केवल यूपी बोर्ड से मतलब अभी, अगर आपको दूसरे दोस्तों को सजेस्ट करना तो आप कर सकते हैं। यूपी बोर्ड पर क्लिक करिए आप तो, और 8वीं क्लास अगर आप पढ़ना चाहते तो आप 8वीं क्लास पर क्लिक करिए। जैसे आप 8वीं क्लास में जाओगे वैसे ही आपके सामने 8वीं क्लास के टीचरों के फोटो आ जाएंगे, उनके विषय आ जाएंगे। वॉच नाउ पर क्लिक करें।
जैसे ही आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे वैसे आपके सामने वॉच ऑल वीडियो का ऑप्शन आ जाएगा और वॉच ऑल वीडियोस में आप क्या कर सकते हैं, एक के बाद एक वीडियो यहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगी। यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ, अपडेट हो जाएगा, और भी वीडियो यहाँ पर डलते जा रहे हैं वो सब आ जाएंगे। और लेक्चर नंबर 1 यहाँ पर डला हुआ है, तो इसको आप क्लिक करोगे लेक्चर शुरू हो जाएगा। सिलेबस मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया, आप 8वीं क्लास का सामाजिक विज्ञान का पूरा सिलेबस पढ़ सकते हो, नोट्स बना सकते हो और अपने दोस्तों को बता सकते हो। तो बहुत आसान तरीका है, एड ब्रेक्स कुछ भी नहीं आएंगे दोस्तों। यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 8 से क्लास 12 तक के उत्तर प्रदेश बोर्ड के सभी विद्यार्थियों को दी जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।